हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम के कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे, जो कि कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज को ले डाउन करता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी हिंदू लॉज, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी के बेर एक्ट अपने पास रखें। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 रीड करें। जब आप इसका सेक्शन 5 रीड करेंगे तो आपको मोटे तौर पर 4 तरह की कंडीशंस सामने दिखेंगी, जिसमें पहली है बिगमी, दूसरी है मेंटल कैपेसिटी, तीसरी है एज और चौथी है ब्लड रिलेशन और अफिनिटी। हम सबसे पहले बिगमी को डिस्कस करेंगे। 1955 से पहले हिंदूज़ में बिगमी की प्रथा यानी द्विविवाह की प्रथा बड़ी प्रचलित थी। जब कोई आदमी की एक से ज़्यादा बीवी होती है तो हम इसे पॉलीगैमी बोलते हैं, और जब कोई औरत की एक से ज़्यादा पति होते हैं उस केस में हम इसे पॉलीएंड्री बोलते हैं। पर 1955 की हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद सिर्फ मोनोगैमी ही अलाउड है हिंदूज़ के केस में, यानी कि एक टाइम पर एक आदमी की सिर्फ एक बीवी और एक औरत का सिर्फ एक पति ही हो सकता है। अगर ऐसा ना हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 11, सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी में लिखे हैं। चलिए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार सेक्शन 11, सेक्शन 17, सेक्शन 494 और 495 रीड करें। चलिए अब सेक्शन 11 की बात करते हैं। सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ऐसी मैरिजेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है। वहीं सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ऐसी मैरिजेस को एक पीनल ऑफेंस मानता है, और वहीं सेक्शन 494 और 495 आईपीसी का ऐसी मैरिजेस के केस में पनिशमेंट ले डाउन करता है, जो कि 7 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है। डॉक्टर N.A. मुखर्जी वर्सेस स्टेट के केस में कहा गया था कि बिगमी का ऑफेंस तभी होगा जब दूसरी शादी पूरी तरह से रीति रिवाजों से संपन्न हुई है, वरना दूसरी शादी को हम शादी नहीं मानेंगे और बिगमी का कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ होगा। वहीं सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दूसरी मैरिज का स्टेटस बताया गया था। दूसरी मैरिज एक वॉइड मैरिज मानी जाएगी। हम ये मानेंगे कि ऐसी कोई शादी कभी हुई ही नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे केसेस में वाइफ के पास क्या जुडिशियल रेमेडी है। पहला, वाइफ अपने हस्बैंड को बिगमी के लिए प्रोसिक्यूट कर सकती है अंडर सेक्शन 494 एंड 495। वो बिगमी के ग्राउंड पर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। वो एक एप्लीकेशन डाल सकती है कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए, और वो एक एप्लीकेशन इंजंक्शन के लिए भी डाल सकती है सो डैट उसका पति कभी दूसरी शादी ना करे। ये प्रावधान सीपीसी में अवेलेबल है। लास्टली, फर्स्ट वाइफ एक डिक्लेरेटरी सूट भी फाइल कर सकती है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जहाँ पर वो ये डिमांड कर सकती है कि ये डिक्लेयर किया जाए डिक्री में कि वही इस आदमी की वैलिडली मैरिड वाइफ है। सेकेंड वाइफ के केस में वो एक एप्लीकेशन डाल सकती है इंटरिम और परमानेंट मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हालांकि ये उन्हीं केसेस को कवर करता है जो एक लीगली वेडिड वाइफ कर सकती है अपने हस्बैंड पे, लेकिन अगर वो नलिटी की डिक्री ले आती है तो वो भी सेक्शन 25 का फ़ायदा उठा सकती हैं। सेक्शन 25 एम्पावर करता है कोर्ट्स को परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस देने के लिए ऐसे किसी भी केस में जहां पर कोई भी डिक्री पास की जाती है। कोई भी डिक्री यहाँ पर नलिटी ऑफ मैरिज की डिक्री को भी कवर करती है। तो इवन इफ मैरिज सेकंड वाइफ के साथ नल एंड वॉइड थी, पर अगर वो नलिटी ऑफ मैरिज की डिक्री ले आती हैं तो वो भी सेक्शन 25 से गवर्न हो सकती हैं और परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के लिए क्लेम फाइल कर सकती हैं। सेकेंडली, वो मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी क्लेम कर सकती है। अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी क्लेम सिर्फ लीगली वेडिड वाइफ को मिलता है, जो सब्सिक्वेंटली वेडिड वाइफ नहीं हो सकती अगर हस्बैंड की पहले से कोई बीवी है। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने बादशाह वर्सेस बादशाह के केस में ये डिसाइड किया था कि अगर सब्सिक्वेंट वाइफ यानी कि सेकंड वाइफ को फर्स्ट वाइफ के बारे में हस्बैंड ने कुछ बताया नहीं है तो ऐसे केस में हम उसके मेंटेनेंस के राइट को नहीं छीन सकते एंड शी विल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC जस्ट लाइक अ लीगली वेडेड वाइफ। आगे हम डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन जो कि है मेंटल कैपेसिटी। यहाँ पर हम एक स्पाउस की प्री मैरिज मेंटल कैपेसिटी डिस्कस कर रहे हैं, ना कि पोस्ट मैरिज। अगर वो पोस्ट मैरिज मेंटली किसी कारण से साउंड नहीं रहते तो वाइफ डाइवोर्स या हस्बैंड डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन प्री मैरिज के केस में सेक्शन 12 ऐसी मैरिजेस को खाली वॉइडेबल डिक्लेयर करता है। कोई भी पार्टी चाहे तो मैरिज को अनल करवा सकती है और डिक्री ऑफ नलिटी ले सकती है, पर उससे पहले स्पाउस का अनफिट होना ज़रूरी है। मेंटली अनफिट होने का मतलब यहाँ पर वीकनेस फुलिशनेस से नहीं है, जबकि बैनेट वर्सेस बैनेट में बताया गया था कि अगर एक स्पाउस अनेबल है टू कैरी आउट द ऑर्डिनरी ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मैरिज तब हम उसे अनफिट फॉर मैरिज मानेंगे। तो अगर ऐसा केस है तो इस केस में सेक्शन 12 आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है, जो कि है ऐसी मैरिजेस वॉइडेबल है तो इसको आप वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन जो कि एज, जिसमें हम चाइल्ड मैरिज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एज प्रिस्क्राइब करता है मैरिज के केस में दोनों लड़कों और लड़कियों के लिए। ये एज 21 ईयर्स होनी चाहिए लड़कों के केस में और 18 ईयर्स होनी चाहिए लड़कियों के केस में मिनिमम। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी मैरिज को वो क्या होगा उसका जिक्र नहीं करता है। क्या ऐसी मैरिज वैलिड रहेगी या इनवैलिड हो जाएगी, इस पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कम्प्लीटली साइलेंट है। इस पर हम आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है PV वेंकटराम वर्सेस स्टेट। 1977 का ये केस है। इसमें बोला गया था कि अ माइनर्स मैरिज इज़ परफेक्टली वैलिड मैरिज अंडर द हिंदू लॉ एंड इट इज़ नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल। तो माइनर्स के केस में मैरिज को बिल्कुल ही वैलिड माना गया है। हाउएवर आपको बताते चलें कि हिंदू मैरिज एक्ट खुद ही ऐसी मैरिजेस को पनिश भी करता है। सेक्शन 18 में जो भी लोग ऐसी मैरिजेस कंडक्ट करवाते हैं उनके लिए पनिशमेंट लेट डाउन है। ऑल्दो इसकी वैलिडिटी पर अगेन हम बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट साइलेंट है। 2 लाख तक की पनिशमेंट और 1 लाख तक का फ़ाइन ऐसे लोगों पे इम्पोज किया जाएगा जो चाइल्ड मैरिज को करवा रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं। इसके बाद हम इसी टॉपिक पर डिफरेंट एक्ट्स में जो डाइकॉटमी है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 चाइल्ड मैरिजेस को रिस्ट्रेन ज़रूर करता है पर इनको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करता है। वहीं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ऐसी मैरिजेस को वॉइडेबल बनाता है और पनिशेबल भी बनाता है, और 2 साल के अंदर अंदर ऑन द ग्राउंड ऑफ नलिटी डाइवोर्स लेने की इजाज़त भी देता है। हाउएवर जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है वो चाइल्ड मैरिजेस को क्लियरली वॉइड डिक्लेयर करता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसी डाइकॉटमी क्यों है। तो कई स्कॉलर्स का मानना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो लिटरल और एडवांस लोगों के लिए बना है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में वही शादीज़ होती हैं जो इंटर रिलीजन होती हैं। तो ये लोग काफ़ी लिटरेट और एडवांस लोग हैं, इसलिए ये लोग चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा नहीं देंगे, और अगर देते भी हैं तो हम इनको स्ट्रिक्टली पनिश कर सकते हैं और ऐसी मैरिजेस को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना है वो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या के लिए बना है जो इलिटरेट और बैकवर्ड है, इसलिए हम ऐसी मैरिजेस को वॉइड डिक्लेयर पर से नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम ऐसा कर देंगे तो कई लाखों सैकड़ों शादियां हैं जो वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगी इस कारण से। इसीलिए आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 चाइल्ड मैरिज के केस पे साइलेंट है, और सेक्शन 4 हिंदू मैरिज एक्ट का यूज़ करते हुए ऐसी जो शादीज़ 1955 से पहले हो चुकी हैं उनको वैलिड डिक्लेयर करता है। लास्टली हम डिस्कस करेंगे प्रोहिबिशन ड्यू टू ब्लड रिलेशन और अफिनिटी। इसमें हम सबसे पहले स्पेंडर रिलेशन डिस्कस करेंगे। लगभग सभी सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड नियर रिलेशंस में शादी करने को प्रोहिबिट करते हैं। इसी पर आपका रूल ऑफ एक्सोगमी है जो एक पर्सन को परमिट नहीं करता है विद इन द सेम ट्राइब शादी करने के लिए। इसी रूल ऑफ एक्सोगमी पे आपका शास्त्राज में
सेम गोत्र और सेम स्पिंडा पे मैरिज करना मना है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट खाली एक स्पिंडा में मैरिज करने के लिए आपको मना करता है। तो इससे पहले हम जाने कि स्पिंडाज क्या हैं हिंदू मैरिज एक्ट के पर्पस से, हम स्पिंडाज इन जनरल समझेंगे। हिंदूज़ अपने एंसेस्टर को वर्शिप करते हैं और जब उनके एंसेस्टर्स दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तो उनको वो पिंडदान अर्पित करते हैं। हर साल श्राद्ध के दिनों में ये पिंडदान अपने बुज़ुर्गों को जो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं हिंदूज़ ऑफ़र करते हैं। पिंडा वर्ड से आया है। पिंडा का मतलब एक गेंद है। ये यूजुअली चावल की बनी होती है। रूल ये है कि एक हिंदू श्राद्ध के दिनों में एक पिंड अपने 3 एंसेस्टर्स को, जो कि पैटर्नल एंसेस्टर्स होते हैं, उनको ऑफ़र करता है और एक पूरा पिंड अपने 2 मैटरनल एंसेस्टर्स को ऑफ़र करता है। इसके अलावा एक पिंड को 2 भागों में बांटकर वो अपने अगले 3 पैटर्नल एंसेस्टर्स को ऑफ़र करता है और उसी तरह एक और पिंड को 2 भागों में बांट के अपने 2 अतिरिक्त मैटरनल एंसेस्टर्स को ऑफ़र करता है। इस तरह से एक हिंदू एक समय पर अपने 6 एंसेस्टर्स से जुड़ा होता है ऑन द पैटर्नल साइड और 4 एंसेस्टर्स से जुड़ा होता है ऑन द मैटरनल साइड एंड ही इज़ इन स्पिंडा टू देम। तो जब 2 व्यक्ति अपने पूर्वजों को ऐसा ही पिंड ऑफ़र करते हैं और इसी प्रोसेस में वो देखते हैं कि उनका कोई पूर्वज इसी लाइन में कॉमन है, तो हम ये बोलते हैं डैट दीज 2 पर्सन्स आर स्पिंडा टू ईच अदर। और ऐसे लोगों के मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट अलाउ नहीं करता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट ने हिंदू मैरिज के पर्पस से ये जो लिमिट है पैटर्नल साइड से 6 से घटाकर 5 करती है और मैटरनल साइड से 4 से घटाकर 3 करती है। तो इफ़ अ पर्सन इज़ इन डायरेक्ट डिग्रीज ऑफ असेंट विद इन 5 degrees to the other through father or 3 degrees of ascent to the other through mother, तो he is in spinda to the other person and they cannot marry each other। वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिनमें मैरिज करना प्रोहिबिटेड है ड्यू टू नियरनेस और अफिनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी अपने भाई की बीवी से शादी नहीं कर सकता, अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, अपनी भतीजी या भांजी से शादी नहीं कर सकता और वैसे ही अपनी मासी या बुआ से शादी नहीं कर सकता। तो अगर कोई स्पिंडर रिलेशनशिप की वायलेशन करते हुए मैरिज करता है या अपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज करता है तो ऐसी मैरिज को सेक्शन 11 वाइड डिक्लेयर करता है। हम मानेंगे कि ऐसी मैरिज कभी हुई ही नहीं और सेक्शन 18 ऐसी मैरिज करने वालों को पनिश करता है विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 month और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विद बोथ। ये था आपका कॉन्सेप्ट लेक्चर सेक्शन 5 पर। अगर आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर और MCQ की PDF चाहिए या फिर इंग्लिश और GS की PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।